नमस्कार। भारतीय समाज में नारियों का सदा से सम्मान होता आया है। हमारी नज़रें उनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक होती आई हैं। मुगल काल और उसके बाद के कालखंडों में नारियों पर अत्याचार और शोषण शुरू हुआ, जो कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में अभिशाप के रूप में दिख जाता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कुछ एक भारतीय महिलाओं ने न सिर्फ अपनी शक्ति और ममता का एहसास कराया, बल्कि समाज को गौरवान्वित भी किया है। जी हाँ, हम याद कर रहे हैं भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी को, जिन्होंने अपनी सोच का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। हम याद करते हैं मदर टेरेसा को, रानी लक्ष्मीबाई को। हम याद करते हैं भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को। हम याद करते हैं भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान और गोरखपुर की बेटी प्रेम माया को। हम याद करते हैं गोरखपुर की ही बेटी और मौजूदा समय में भारतीय हॉकी महिला टीम की सदस्य प्रीति दुबे को। हमारा कार्यक्रम नारी दर्पण इन तमाम महिलाओं को ही समर्पित है, जिन्होंने भारत का परचम बुलंद किया है। आज के इस बेरुखे और आर्थिक दौड़ वाले समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अथक परिश्रम कर समाज में एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि कई बेसहारा महिलाओं को एक संबल भी दिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफ़र नारी दर्पण। नारी दर्पण के आज के अंक में हम आपको एक ऐसी ही महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसने आज न सिर्फ अपने बलबूते समाज में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है, छाप छोड़ी है, बल्कि उन तमाम महिलाओं के प्रति एक मिसाल भी साबित हो रही हैं, जिनके लिए घर के बाहर समाज का सामना करना तो दूर की बात थी, बल्कि घर और बाहर का उत्पीड़न सहते सहते उनका आत्मविश्वास भी डोल चुका था। तो ऐसी ही महिलाओं को एकत्रित कर न सिर्फ उन्हें आत्मविश्वास से परिपूर्ण किया, बल्कि उन्हें रोजगार भी दिया। हम बात कर रहे हैं रेणु सहगल की। तो आइए मिलते हैं रेणु सहगल से और जानते हैं कि कितना आसान रहा उनका ये सफ़र। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलजीत कौर। नारी दर्पण के आज के अंक में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जो सामान्य रूप से एक हाउसवाइफ हैं और जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग करने का जो निर्णय लिया, उससे ना सिर्फ उनका वक्त बीता, बल्कि शिक्षित अशिक्षित युवतियों और महिलाओं को एक सुखद एहसास के अनुभव के साथ साथ अर्थोपार्जन की भी एक नई राह मिली। हम सलाम करते हैं ऐसी महिला का जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की मुहिम को न सिर्फ बल दिया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी। आइए हम जानते हैं रेणु सहगल से कि कैसे और कब उन्हें ऐसा लगा कि नारी को भी इस तरह से उन्हें कुछ सिखाना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए और उनके आत्मविश्वास को एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना चाहिए। मुझे जो है सिलाई की नॉलेज थी, तो जब बच्चे बड़े हो गए तो सोचा कि कुछ काम ऐसा किया जाए जो कोई ना कर रहा हो। बैग तो सब लोग बना रहे हैं, लेकिन फिर ये था कि मेन एम था कि मुझे सिखाना है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है और उन लोगों को सामान भी ना लाना पड़े। तो इससे बड़े आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमारी वजह से किसी को हुनर मिल रहा है और वो लोग आगे अपनी काम को बढ़ा सकती हैं, अपना इनकम का भी साधन बना सकते हैं उसको। ये जानते हैं रेणु सहगल से कि किन परिस्थितियों में उनके दिमाग में ये चीज़ आया कि इस प्रकार से भी औरतों को प्रशिक्षण देकर उनके आत्मविश्वास को बल दिया जा सकता है। जी, ये जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं खाली रहती थी, बहुत मतलब होता था कि किस समय क्या काम किया जाए। तो एक मन में विचार आया, हम लोग सिलाई जानते हैं, क्यों ना बैग का काम शुरू किया जाए। थोड़ा सा प्रशिक्षण मैंने भी लिया। फिर मैंने सोचा कि ऐसी औरतों को आगे बढ़ाया जाए जो घर से भी नहीं निकल सकती, पैसे के लिए भी परेशान रहती हैं। तो उनको यहाँ मैंने बुलाया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रशिक्षण दिया और उनसे कहा कि आप लोगों को सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो पैसा लगता है। तो उसमें उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हमें भाई फ्री में हुनर मिल रहा है और आगे बढ़ के उन्होंने उसको स्वागत भी किया। बहुत सी महिलाएं मेरे सामने आईं और मुझे बड़ी संतुष्टि होती है इस चीज़ को देख के कि महिलाओं में बड़ा आत्मविश्वास जग रहा है इस चीज़ से। जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं भी खाली हो गई, काफ़ी समय मेरे पास रहता था। तो ये सोचा गया कि क्या ऐसा काम किया जाए कि समय भी पास हो और लोगों का भी भला हो सके। मेरा बचपन से यही इच्छा होती थी कि किसी गरीब लोगों की मदद की जाए। तो फिर मैंने ये बैग का काम शुरू किया अपने ही हिसाब से टाइम पास करने के लिए। फिर लोगों को पसंद आने लगा। फिर लोग जो हैं अपना हमारे एक ड्राइवर आते थे ऑफिस के, मेरे हस्बैंड के, तो वो आके बोले कि मेम साहब हमारी लड़की को सिखा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, उसको भेज दीजिए।
पढ़ने वाली लड़की थी, मेहनती थी, तो उसने 6 महीने मेरे घर आई और बराबर सीखती रही और कई तरह के बैग सीख गई। अब तो उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद भी वो अपना काम बराबर चालू रखती है, वहाँ लड़कियों को सिखाती भी है, थोड़ा बहुत बनाती भी है। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, काफ़ी लोग आने लगे, इसलिए आने लगे उन लोगों को पता लगा कि यहाँ मुफ्त में सिखाया जाता है और सामान भी नहीं लाना पड़ता। और करीब 98 से मैंने ये सब काम शुरू किया था। बच्चों की मेरे भाई पढ़ लिख गए थे, पर अब तो शादी हो गई है, तो अब और भी मैं समय इसको दे सकती हूँ। कई महिलाओं को ऐसा करती हूँ कि अगर वो सिलाई नहीं करना चाहती, मौसम के हिसाब से पापड़, वड़ियाँ, चिप्स वगैरह बनाने का मैं सामान देती हूँ। अब महिलाओं को व्यस्त करने के लिए मैं ऊन भी ला के देती हूँ कि अगर आप नहीं आ सकती हैं तो घर पे आप स्वेटर बुनिए, उसका मेहनताना फिर मैं उन लोगों को देती हूँ। इस तरह से महिलाओं को बड़ा आत्मविश्वास होगा कि हमें पैसे का मोहताज नहीं होना है, अपनी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं, बच्चों की भी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कई लोगों के घरों में तो ऐसा था कि हस्बैंड शराब पीते हैं और आके पैसा नहीं देते, बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल होती, इवन एक टाइम का सब्जी और दाल का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था। अब वो लोग बड़ी खुश हैं और कहती हैं कि दीदी पहले हम इतने दुखी रहते थे, अब यहाँ आके हम लोग बड़े संतुष्ट हैं, 4 घंटे काम करते हैं और अपने हुनर बढ़ा रहे हैं, हम भी घर में अपने ये सब बैग बनाने लग गए हैं। कहते हैं इंसान को अपनी पसंद का काम करने का मौका मिले तो फिर उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात सच होती है रेणु सहगल पर। उनका शौक़ ही था अलग अलग तरीके से घर को सजाने का, उनका शौक़ ही था सिलाई कढ़ाई सीखने का। तो बस फिर क्या था, वो घर के पास ही सिलाई सीखने लगी और बाद में अपना हुनर अपने पति के ही ड्राइवर की बेटी सुशीला को सिखाने लगी। ड्राइवर की बेटी भी बैग, कुशन कवर, घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी चीज़ें उनसे सीखने लगी। और यह सब कारोबार में कब तब्दील हो गया खुद रेणु सहगल को भी पता नहीं चला। आइए मिलते हैं ड्राइवर की बेटी सुशीला से। अब हम आपको ऐसी महिलाओं से भी मिलवाने जा रहे हैं जो परिवार और समाज से पीड़ित हैं या फिर अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, जो आर्थिक तंगी का दंश झेल रही हैं या फिर जिनको समाज की कोई परख पहचान नहीं है और अब वो रेणु सहगल का दामन थामा है और निकल पड़ी हैं एक नई राह की खोज में। आइए हम आपको ऐसे ही एक प्रशिक्षु से मिलवाना चाहते हैं जो सबसे पहले इस मिशन से जुड़ी और आज वो बहुत कुछ सीख चुकी हैं और अपनी राह पे आगे निकल चुकी हैं। आपका नाम क्या है? जी सुशीला। कब से जुड़ी आप यहाँ? जी हमें 9 साल हो गए। हमारे पापा ड्राइवरी का जॉब करते हैं बिजली विभाग में अंकल के यहाँ। तो यहाँ हमें पापा ने बताया कि बैग आंटी बनाना सिखाती हैं, इसलिए हम यहाँ आए बैग सीखने के लिए और हमें अच्छा लगा बैग सीखना बनाना। और यहाँ तो सबसे अच्छी ये बात है कि आंटी खुद कटिंग करके देती हैं, इनका खुद का सामान है, कटिंग करके देती हैं और ये सिखाने का पैसा भी नहीं लेती हैं, इसलिए हमें और मन किया यहाँ सीखने का। और हमारी अब शादी हो गई है, हम बनिया ज़िला के रहने वाले हैं। गांव में अपना भी हम सिलाई सेंटर खोला है, हमने सिलाई करते हैं, बैग भी सीखते हैं, सिखाते भी हैं, सिलाई सिखाते भी हैं और हमारी कुछ बिक्री भी होती है, इससे हमें कुछ मुनाफा भी होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ चल जाता है, घर वगैरह सब अच्छे से। और हमें अच्छा लगता है ये सीखना। सिलाई परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं, हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, बैग वगैरह बनाना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और हम लोग अच्छे सिखाते भी हैं, लड़के आते भी हैं, बैग हमारे पसंद करके ले भी जाती हैं। बैग जो ये सामान आप बनाती हैं बैग वगैरह, जी इसको बाजार तक पहुंचाने में आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी समस्या ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे गांव में है, घर है, इस वजह से लड़कियां खुद आती हैं, देखती हैं, सिलाई सीखने आती हैं तो उन्हें पसंद आते हैं बैग वगैरह तो ले जाती हैं और भी लोगों को बताती हैं तो आके बैग ले जाते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो लोग मॉडल भी बताते हैं उस तरह के, तो हम बना के दे भी देते हैं उन लोग को मॉडल, जैसा लोग पसंद करते हैं वैसा बनाते हैं बैग। रेणु सहगल ऐसी औरतों का सहारा बनी जो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। रंजना, जिसने करीब 3 साल पहले एक बीमारी में अपने बेटे को खो दिया था और उसके बाद से ही वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन अब वह ठीक ठाक है। ठीक ही नहीं, अब वह पहले से भी ज़्यादा खुद को तरोताज़ा महसूस करती है और मानती है कि तब अगर रेणु सहगल का सहारा न मिला होता तो उसकी ज़िंदगी का मायने आज कुछ और ही होता।
यहाँ पे एक ऐसी महिला भी हैं जो अपने कुछ साल पहले अपने एक बेटे को खो चुकी थी और वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने रेणु सहगल का दामन थामा और आज वो इस मुहिम में उनके साथ जुड़ गई हैं। आइए जानते हैं उनको कैसा लगा इनके साथ जुड़कर। जी सर, 6 साल हुआ मेरे छोटे बेटे का डेथ हो गया था, जिससे मैं घर में ही रोने गाती थी, दिमागी टेंशन थोड़ा सा होने लगा। मेरी जेठानी यहाँ सिलाई करने आती थी दीदी के पास में, हमको बोली कि चलिए वहाँ, दीदी बहुत अच्छी हैं, आपको थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। नहीं आ रहे थे, हमको ज़बरदस्ती यहाँ ले आई। फिर यहाँ हम आए, दीदी हमको इतना प्यार से अपनी माँ की तरह समझाई, बैठाती थी, हर बात से हमको समझाने लगी। बोली थोड़ा सा सिलिए करते करते दीदी ने हमको बहुत अच्छी तरीके से सिलाई भी सिखा दिया। और दीदी के पास रहते रहते, जो कि दीदी बोली हम यहाँ फीस भी नहीं लेते हैं और हम आपको कोई सामान लेकर नहीं आना है, आप केवल आइए, मेरे पास आइए। हम दीदी के पास आने लगे, दीदी हमको बहुत प्यार करने लगी। अच्छा लगा इनके दीदी के पास आकर के। हमको कुछ लाना भी नहीं था, पैसा भी घर से नहीं लगता था। चला जी, बनाना भी बैग सीख गए। आज हम तरह तरह का बैग भी बना लेते हैं। और दीदी हमको अच्छा तनख्वाह भी देती हैं, महीने में हम लोग को अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, जिससे हम लोग के अपने खर्चे निकाल लेते हैं, बच्चों के खर्चे निकाल लेते हैं। और दीदी हम लोग का खाता भी खुलवाती, बोली आप लोग का कुछ पैसा भी जमा करेंगे जो आप लोग को इकट्ठे होकर मिलेगा, आप लोग कुछ काम भी कर सकती हैं। आपके इस काम से आपके हस्बैंड कितना खुश हैं? जो बहुत खुश है, बोलते हैं तुम्हारे वहाँ जाने से ये है कि तुम ज़्यादा बीमारी से बच गई, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। फिर ये भी कहते हैं कि ज़्यादा टाइम तो नहीं, 4 घंटे ही तो तुम जाती हो, बच्चा भी इतना देर तक स्कूल रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप काम करती हैं तो यहाँ पे आपको पैसे भी मिलते हैं जी। तो इस बात से उनको कितनी खुशी मिलती है, कैसा लगता है? बोलते हैं बहुत अच्छा है कि दीदी को लोग जानते भी हैं, हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं, तो बोले अच्छे लोग भी हैं, तुम लोग को भी पैसा मिल जाता है, अपना खर्चा भी तुम लोग पूरा करती हो, किसी के ऊपर आधारित नहीं हो, इसलिए उनको भी कोई कष्ट नहीं है, उन लोग को खुशी होता है हम लोग यहाँ आते हैं तो। जी सर। रेणु सहगल के मुताबिक उनके पास ऐसी न जाने कितनी ही महिलाएं आई होंगी बैग सीखने के लिए, सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए। उन्होंने अब तक कितनी ही महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, इसका कोई सही आंकड़ा उनके पास नहीं है और न ही उन्हें याद ही है। रेणु ने एक काम और किया जो काबिले तारीफ़ है, और वह यह है कि रेणु सहगल ने कई महिलाओं के लिए जो उनके यहाँ काम सीखती हैं उनके खाते भी खुलवा दिए, ताकि उनकी कमाई का एक भी रुपया ज़ाया न हो। उनके द्वारा बनाए गए सामान का भुगतान रेणु 2 तरीके से करती हैं। पहला तरीका यह है कि उक्त महिला द्वारा बनाया गया सामान का आधा पैसा देकर बाकी का पैसा रेणु उन महिलाओं के नाम डाकखाने में खाता खुलवाकर उसमें डाल देती हैं, जिससे उनके आज के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहे। और दूसरा तरीका पूरे पैसे का भुगतान। ऐसी ही एक महिला शांति से हम लोगों को रेणु सहगल ने मिलवाया, जिसने बताया कि वह पिछले 1 दशक से रेणु से जुड़ी हैं और उनके ही मार्गदर्शन से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाई है। कैसे और कब से जुड़ी यहाँ पे जब से आप आई हैं यहाँ पे आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या खुशी मिली यहाँ पर आपको? जी हमको यहाँ पे 12 साल हो गया है, और जो मैं घर पे बैठी रहती थी, मेरे कुछ लोग पता चला कि वहाँ दीदी सिलाई सिखाती हैं फ्री में, तो हम बैठे थे घर पे, तो हम कहें कि चलें हम भी देखें क्या है। यहाँ आए तो दीदी बोली कि हम कुछ लेते नहीं हैं और फ्री सिखाते हैं, तो हम सीखते सीखते सीख भी गए और अपना नौकरी यहाँ करते भी हैं काम, हमको सैलरी मिलता है। दीदी खाता खुला दी थी, खाते में पैसा डालने लगी हैं, यही से अपना खाते में पैसा जाता है। किस बैंक में खाता खुला आपका? मेरे यहाँ पे डाकखाने में खाता खुल गया है, तो यहीं से दीदी अपना पैसा उसी खाते में डाल देती हैं। हम अभी क्या स्थिति है खाते की? मतलब जी मेरा खाता पूरा हो गया है। अच्छा जी मेरे खाते में 23,000 रुपया इकट्ठा हुआ गया था, हमको मिला, हमको बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत की कमाई हमको मिली इतना पैसा। इसीलिए जो है जी नहीं, इतना हम इकट्ठा कभी नहीं किए थे, ये अपने इसी मेहनत की, इसी के सिलाई की वजह से इकट्ठा किए थे हम। हमको मिली इतना पैसा, हमको मिला, बहुत खुशी हुआ कि हाँ आज अपनी मेहनत पे हम लोग को दीदी के वजह से इतना हम लोग को प्रॉफिट हो गया है। हाँ अब हम लोग काम कर भी सकते हैं, किसी को सिखा भी सकते हैं, दीदी इतना हम लोग को परफेक्ट कर दी हैं। तो यहाँ के अलावा खाती हैं कि जी नहीं, यहीं टाइम देते हैं, बस 4 घंटा हम लोग अपना आके यहीं
ये जो आप बैग बना रही हैं, ये जो मटेरियल आप खुद लेकर आती हैं अपने घर से कि यहाँ से आपको मिलता है? नहीं, दीदी देती हैं, सब चीज़ दीदी देती हैं। मतलब कुछ भी आपको घर जी से नहीं, लेकर हम लोग आना कुछ नहीं लेके आते हैं, सारा दीदी देती हैं, पूरा अच्छा। सब चीज़ दीदी देती हैं, हम लोग केवल सिलते हैं। रेणु जी का अगर यह सपना पूरा हो सका तो उसमें उनके घर परिवार के लोगों का भी शानदार सहयोग रहा है। इस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता। हमारी टीम ने उनके पति ओम प्रकाश सहगल से भी मुलाकात की, जो बिजली विभाग में एक उच्च अधिकारी पद पर आसीन भी थे। अपने सेवा काल में ही उन्होंने अपनी पत्नी के एकाकी समय के न कट पाने के उनके दर्द को समझा और उन्हें सहयोग भी किया। न सिर्फ सहयोग किया बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। रेणु सहगल अकेली नहीं है, उनका भरा पूरा परिवार है। बड़ी बेटी निधि प्रियदर्शी, बेटा राहुल सहगल वक्त बेवक्त अपनी मां का सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो वक्त बेवक्त अब उनका साथ देता रहता है, उनका सपोर्ट देता है, उनको डिगने नहीं देता, और वो है उनके पति ओम प्रकाश सहगल। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि कैसा रहा उनका ये सफ़र। देखिए मैडम, ऐसा है कि तो आप भी जानती हैं कि महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। ये जो मुझे इस बात बहुत खटकती थी, और शुरू से ही ये जब मैं पढ़ता था और जब मैं जॉब में आया तो मैंने इस तरह के शोषण देख करके मैं बहुत दुखी रहता था। तो मेरी पत्नी, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो बाहर चले गए, तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, काम करो, लेडीज़ को ऐसा काम सिखाओ जिसमें वो सेल्फ कुछ कर सकें अपने आप। गरीब महिलाएं आएंगी, अमीर भी आएंगी, लेकिन उनको सिखाओ और उनसे एक भी पैसा नहीं लेना। पैसा नहीं लोगी, सीखेंगी, क्योंकि वो बेचारी पैसा उनके पास है नहीं तो कहाँ से पैसा खर्च करेंगे। इसलिए मैंने ये काम इनसे शुरू कराया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और वो अब भी काम कर रही है। कितना आसान रहा आपको ये सारा काम करना, उनकी मदद करना? ऐसी तरह तरह की तमाम औरतें आती होंगी घर पे, तो क्या घर पे आपको परेशानी नहीं होती? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और सारा काम जो है ये खुद कर दिए। मैंने इनको जो भी मैं इनको बातें कहता हूँ ये खुद उसको सुनती हैं। मैंने इनको ये कहा कि ऐसा है कि कुछ महिलाएं बेचारी जो गरीब हैं, जिनको पता नहीं है कि वन टाइम अगर हम पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने उनके आरडी खुलवा दी पोस्ट ऑफिस में। और आरडी में इनके 200-300 जो भी जैसे कटवाना चाहते हैं वो कटवाती रहती हैं। अभी एक महिला को 23,000 रुपये, एक आरडी उसका मैच्योर हुआ, उसको 23,000 रुपये मिले। वो 23,000 रुपये उसको कितना मिला और वो इतनी प्रसन्न हुई कि अब आपको मैं क्या बताऊं, उसका आप खुद समझ सकते हैं कि उसको कितना अच्छा लगा। ये आपको कहाँ से लगा कि इन महिलाओं को आरडी भी खुलवा के देनी चाहिए, इनका आत्मबल मजबूत करना? क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है ना। इनके पति इस तरह के बिल्कुल बेकार हैं कि जो कुछ काम नहीं करते, पीते खाने वाले आदमी होते हैं। पति आदमी अपनी औरतों को बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इनका कुछ ना कुछ इस तरह का किया जाए जिससे इनको पैसा एक पुष्ट पैसा मिल सके। रेणु सहगल का अपना एक आदर्श परिवार भी है, एक बेटी और एक बेटा। पढ़ाई के समय इन दोनों बच्चों ने भी अपनी माँ रेणु को मानसिक तौर पर काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर बाहर पढ़ने गए तो माँ का समय कटना फिर मुश्किल हो चला था। सभी ने बड़े प्यार और इज्जत से माँ का हौसला बढ़ाया और उनकी सोच को असलियत में बदलने के लिए अपना मॉरल सपोर्ट दिया। बड़ी बेटी रेडियोलॉजिस्ट है जबकि बेटा इंजीनियर। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों के बच्चे भी हैं। फिर एक बार रेणु सहगल को एकाकी जीवन जीने की मजबूरी थी, लेकिन इस बार पति ओम प्रकाश सहगल रिटायर होकर घर आ चुके थे और उन्होंने इस मिशन में रेणु का भरपूर साथ दिया। साथ में देवर और देवरानी भी हैं जो उनके हर काम में सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि इस साधना से वे अभिभूत भी हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं सुषमा सहगल जी से, जो रेणु सहगल की देवरानी है, और उनसे जानते हैं कि वो कब से जुड़ी हैं इनके साथ और कैसा लग रहा है कि रेणु सहगल इस मुकाम तक पहुंची हैं और उन महिलाओं के लिए वो एक योगदान दे रही हैं, इस प्रकार का काम कर रही हैं। देखिए, जब से इन्होंने काम शुरू किया है पिछले 17-18 साल से, तभी से मैं इनके साथ ही हूँ।
और बहुत अच्छा मुझे लगा जब इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे काम शुरू करने जा रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एक तो था कि एक फ्री टाइम को भी इन्होंने यूटिलाइज़ किया और उसमें एक सोशल कॉज भी था कि जो इतनी लड़कियों को फ्री में सिखा रही थी, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रही थी। तो मेरे पास भी, क्योंकि मेरे भी जब बच्चे बड़े हो गए, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं आ जाती हूँ, पर इनसे सीखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कौन कैसे क्या कर रहा है। तो इनके काम को भी मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा लगता है मुझे जब सब लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, उसमें काम भी होता रहता है, हंसी मजाक भी होता रहता है। और गाँव को भी आगे बढ़ाने का ध्यान कर रही है जी उसी दिशा में रेणु जी का भी एक प्रयास है जी वो आप कैसा महसूस किया, ये एकदम सही दिशा है? जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ये भाई इनके काम को और लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं तो खुशी ज़रूर होगी। जो भी कोई फैमिली में आगे बढ़ेगा तो खुशी होती है हम लोगों को भी। इसमें अब तक कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, कितनी लोग प्रशिक्षित हुए, कितने लोग गए और उनको आत्मबल के साथ साथ उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपने और क्या क्या जतन किए? देखिए ऐसा है सर कि हमने चूँकि हमें कोई इसका मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को पैसा तो लेना नहीं रहता है। कोई भी हमारे यहाँ आ सकता है, सीख सकता है, गरीब है अमीर है किस धर्म का है कोई मतलब नहीं, इसलिए कोई, लेकिन लगभग हमें लगता है हम लोग जो है ये इन्होंने कम से 1000 से लेकर 1500 तक महिलाओं को सिखाया है। जब महिलाएं सीख गई, कुछ महिलाओं ने फिर ये कहा कि मैडम ये बताइए कि हमने सीख तो हमने लिया, लेकिन अब हम करें क्या, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से मशीन लाएं, हम कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से मटेरियल लाएं बैग का। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, इनसे बैग बनवाओ और बैग बनवा करके फिर उनको तुम कहीं मार्केट के अलावा भी तुम जैसे स्कूलों में, क्योंकि हमने इनको ये कह रखा था कि लेडीज सर्किल में ही काम करना, तो इन्होंने ज़्यादातर जाकर के स्कूलों को कॉन्टैक्ट किया और वहाँ से बहुत ही अच्छी डिमांड आने लगी, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग ये नहीं लेती हैं, बिल्कुल ना के बराबर है वो प्रॉफिट लेती है। तो बड़े जेन्युइन रेट्स थे, तो बड़े आराम से उनको उन महिलाओं का भी काम चलने लग गया और उनके भी इसी तरह के आरडी खुलवा दी। भाई हमने जितना बनाती हैं उतना उनको पैसा मिल जाता है और बाकी जो है उनके आरडी खुलवा दिए गए। तो इस तरह से उन महिलाओं का सहयोग किया गया। रेणु और उनकी काबिल टीम को बाजारवाद से भी जूझना था, क्योंकि उनके बनाए सामानों की यदि बिक्री नहीं होती तो फिर इस मशक्कत का क्या फ़ायदा। लेकिन लगन, मेहनत और अब तक शोहरत पा चुकी इस टीम को बाजार जाने की भी नौबत नहीं आई और इनके बनाए सामान हाथों हाथ बिकने लगे, कभी क्लब, कभी प्रदर्शनी और कभी स्कूलों में। रेणु की टीम सिर्फ बैग ही नहीं बनाती, बल्कि वे सभी हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं जो बाज़ारों में फैक्ट्रियों के माध्यम से पहुंच जाते हैं। मसलन कुशन कवर, सोफ़ा कवर, दोहड़, शू बैग, साड़ी कवर बैग, सूट कवर बैग, बेबी कवर बैग इत्यादि। तो दर्शकों, ये थी रेणु सहगल, जिन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है बल्कि नारी समाज को एक दिशा भी दे रही हैं। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि यदि आपको
भी कहीं नारी दर्पण के फ्रेम में फिट होने वाली महिला के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों या हमारे मेल आईडी पर जरूर दें। तो आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, शब बख़ैर।